जैसा कि हम जानते हैं गाइस, डीमन स्लेयर में अब सिर्फ अपर 3 डीमन और फादर ऑफ ऑल डीमन मुजान ही बचे हैं। लेकिन कहानी अब और भी ज़्यादा बदतर होने वाली है, क्योंकि हाशिरा मुजान को मारना चाहते हैं और मुजान को पकड़ना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ वही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि मुजान से सामना करने से पहले हाशिरा को अपर डीमन 1 का सामना करना पड़ेगा, जो और कोई नहीं कोकोशिबो है। हाँ गाइस, कोकोशिबो वही है, आपने पहले भी देखा होगा, जिसकी 6 आंखें थी। और उसे कौन मारेगा, कैसे मारेगा, आज हम बताएंगे इस वीडियो में। फाइट थोड़ी लंबी थी, इसलिए हमने उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह कि जो सारे स्लेयर्स होते हैं किसी तरह से इन्फिनिटी कैसल में पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इन्फिनिटी कैसल कैसे पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आकी में है वो डीमन जो कि गिटार बजाती थी, उसके पास एक पावर होती है जिससे वो किसी को भी कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है। तो उसी की वजह से सारे जो हाशिरा होते हैं वो इन्फिनिटी कासल पहुंच जाते हैं किसी तरह से, और सारे हाशिरा अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से टोकिटो कोकोशिबो के सामने आ जाता है, जो कि अपर रैंक 1 डीमन है। कोकोशिबो को देखकर टोकिटो की हालत खराब हो जाती है और उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, क्योंकि उस डीमन की 6 आंखें और जो उसका अपीयरेंस था वो मैजेस्टिक लेवल का था, और कोकोशिबो किसी की भी बॉडी के आर पार दिख सकता था और उसके वीक पॉइंट का पता लगा सकता था। टोकिटो के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो देखता है कि कोकोशिबो के पास एक स्वॉर्ड होती है। तब वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी समय में डीमन स्लेयर होगा। टोकिटो अपने मन में सोचता है और बताता है कि उसकी बॉडी लड़ना नहीं चाहती और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोकोशिबो उससे उसका नाम पूछता है, तो टोकिटो घबराते हुए जवाब देता है और अपना नाम टोकिटो मुइजिरो बताता है। कोकोशिबो अपने बारे में बताता है और बताता है कि सुगुकुनी खानदान जरूर बहुत पहले ही खत्म हो गया होगा। टोकिटो समझ नहीं पाता कि डीमन सामने से बोल क्या रहा है। तो कोकोशिबो बताता है कि जब मैं इंसान हुआ करता था तो मेरा नाम मिचिकात्सु सुगिकुनी हुआ करता था, और वो बच्चा जिसको मैंने जिंदा छोड़ दिया था, तुम जरूर उसी के वंशज हो। इन शॉर्ट, तुम मेरे ही वंशज हो। ये सुनकर टोकिटो काफी हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल स्वॉर्ड्समैन के सामने खड़ा है। फिर टोकिटो खुद पर किसी तरीके से काबू कर लेता है, जिसे देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि कमाल कर दिया, तुमने काफी कम टाइम में खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया। इतना कहते ही टोकिटो उस पर मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर मिस्ट का हमला कर देता है, लेकिन कोकोशिबो उससे बड़ी आसानी से बच जाता है और टोकिटो की तारीफ करता है। फिर टोकिटो 8 फॉर्म सी ऑफ क्लाउड एंड हेज का हमला कर देता है, बट फिर भी वो उससे बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर कोकोशिबो टोकिटो से कहता है कि तुम अभी 14 साल के होने ही वाले हो और तुम कमाल के स्वॉर्ड्समैन बन चुके हो पहले से ही, तो यानी कि तुम्हारे अंदर अभी भी शायद मेरा ही खून है। जिस पर टोकिटो जवाब देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर तुम्हारा खून है। किसी का भी खून हजारों सालों से उसके बाद की पीढ़ियों में नहीं रहता है। इतना कहते ही टोकिटो 7 फॉर्म से अटैक कर देता है, लेकिन फिर से कोकोशिबो बड़ी आसानी से बच जाता है और टोकिटो की टेक्निक की तारीफ करता है और खुद से अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसको जवाबी हमला नहीं दूंगा तो इस बच्चे के लिए ये बहुत गलत होगा। फिर टोकिटो कोकोशिबो पे हमला कर ही रहा होता है, इतने में कोकोशिबो मून ब्रीदिंग का यूज करके उस पर हमला कर देता है, जिससे टोकिटो का हाथ अलग हो जाता है। टोकिटो समझ जाता है कि वो अकेले उसको नहीं हरा सकता है और वो दर्द में अपने हाथ में पट्टी बांधता है जिससे उसके खून की ब्लीडिंग रुक जाए। कोकोशिबो फिर उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में टोकिटो उस पर हमला कर देता है। लेकिन कोकोशिबो उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है और उससे तलवार छीनकर उसके कन्ने में घोंप देता है और उसको एक पिलर में अटका देता है। फिर कोकोशिबो टोकिटो से बात कर ही रहा होता है कि तुम मेरी तरह डीमन बन जाओ, इंसान मत रहो, इंसान बनने में कोई फायदा नहीं है। अगर तुम डीमन बन जाओगे तुम्हारे पास अनइमेजिनेबल पावर रहेगी। लेकिन भाई पीछे से गेनिया उसे देख रहा होता है और अपने हमले की तैयारी कर रहा होता है। गेनिया अपनी बंदूक का निशाना लगा ही रहा था, इतने में कोकोशिबो गेनिया के पीछे खड़ा हो जाता है। गेनिया को महसूस होने से पहले वो गेनिया का हाथ अलग कर देता है। वहाँ पे लटका हुआ टोकिटो काफी तड़प रहा होता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। इतने में गेनिया अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार निकालने से पहले कोकोशिबो उसके दूसरा हाथ भी अलग कर देता है और गेनिया से कहता है कि तुम वही हो ना जिसने एक डीमन को खा लिया था, और उसकी छाती भी बीच में से अलग कर देता है। लेकिन गेनिया फिर भी जिंदा होता है। ये देखकर कोकोशिबो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तो कोकोशिबो कहता है उससे कि सालों पहले तुम्हारी तरह ही एक इंसान ने डीमन को खा लिया था। उसके टुकड़े करने के बाद उसकी तो मौत हो गई थी, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी गर्दन ही अलग करनी पड़ेगी। कोकोशिबो उसकी गर्दन पर हमला कर ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर गेनिया का बड़ा भाई विंड हाशिरा सानेनी शिनाजुगावा आ जाता है और विंड ब्रीदिंग
फोर्थ फॉर्म का यूज कर देता है, जिससे कोकोशिबो थोड़ा पीछे धकेला जाता है और गेनिया जो है कोकोशिबो से बच जाता है। गेनिया भी सानेनी को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, तो सानेनी गेनिया से बोलता है कि तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी मॉम को मार के कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया? बट गाइज मैं आपको बता दूं कि इनकी मॉम जो है वो डीमन में बदल गई थी। डीमन में बदलने के बाद उन्होंने गेनिया पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सानेनी को उन्हें मारना पड़ा। फिर गेनिया अपने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि तांजीरो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई की तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो बस तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें बहुत प्यार करता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें आज का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, और सानेमी गेनिया को कहता है कि तुम्हें दूर कहीं अपना एक घर बसाना चाहिए और एक नॉर्मल फैमिली की तरह अपनी फैमिली को बड़ा करना चाहिए, और वो करना चाहिए जो मैं कभी नहीं कर सका अपनी मॉम के लिए। तुम्हें अपने वाइफ और तुम्हारे बच्चों को खुश रखना चाहिए। तब मेरा काम ये होता कि मैं किसी भी डीमन को तुम्हारे आसपास नहीं भटकने देता। एक्चुअल में सनेमी अपने छोटे भाई के लिए एक अच्छी और बेहतर लाइफ चाहता था, इसलिए वो कभी भी उसके साथ सॉफ्टली नहीं रहता था। ये सुनकर गेनिया रोने लगता है और माफी मांगता है अपने भाई से। फिर सानेमी कोकोशिबो को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के टुकड़े करने की, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर भाई कमाल की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सनेमी फर्स्ट फॉर्म डस्ट वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है। कोकोशिबो उससे बच जाता है और बिना रुके दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। सनेमी कोकोशिबो को बहुत कमाल की टक्कर देता हुआ लड़ता रहता है, और गेनिया की जो स्वॉर्ड होती है उसको पैर से पकड़ लेता है और अपने हाथ से अपनी तलवार से हमला करता है और अपने पैर से गेनिया की तलवार से हमला कर देता है। लेकिन कोकोशिबो बच जाता है और सिक्स फॉर्म का यूज कर देता है, जिससे सनेमी को काफी चोट लगती है और उसके मुंह से खून निकलता रहता है और उसकी जगह जगह में जो है कट लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद सनेमी और ताकतवर हो जाता है और पागलों की तरह लड़ने लगता है। फिर भाई सीन चेंज हो जाता है और सनेमी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो याद करता है कि उसकी जो मॉम थी वो डीमन कैसे बनी, वो स्वॉर्ड्समैन कैसे बना, स्वॉर्ड्समैन बनने से पहले जो डीमंस को मारता था वो किस तरह से धूप की रोशनी से डीमंस को मारता था, और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक बंदा मिला था जिसने उसे लड़ना सिखाया और डीमन स्लेयर के बारे में बताया। लेकिन कुछ समय बाद वो भी मारा गया। फिर आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनेमी कोकोशिबो से लड़ रहा होता है और सनेमी जो है कोकोशिबो के में हमला कर देता है, लेकिन कोकोशिबो किसी तरीके से बच जाता है और उसकी तलवार को जमीन में पैरों से दबा देता है, जिससे सनेमी अपनी तलवार को हिला नहीं पा रहा होता है और कोकोशिबो सनेमी की गर्दन अलग करने के लिए तलवार उठा देता है। इतने में वहाँ पर गाइस फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर सनेमी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले तो वो अपने मास्टर पे यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में किसी तरीके से उन पे यकीन करने लगता है। भाई फिर से दोबारा सीन जो है शिफ्ट हो जाता है और आज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोकोशिबो ने तलवार उठाई ली थी सनेमी की गर्दन काटने के लिए, और जैसे ही कोकोशिबो हमला कर देता है इतने में सनेमी गर्दन के पीछे गेनिया की बंदूक रख देता है, जिससे उसकी गर्दन कटने से बच जाती है और उसी गन से हमला कर देता है। कोकोशिबो गन का जो हमला होता है उसको तलवार से रोक लेता है और पीछे जाकर थर्ड फॉर्म मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। लेकिन इतने में ग्योमी हिमेजिमा आ जाता है और कोकोशिबो के अटैक को डिफेंड कर लेता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहीं पर ही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें जो है आपको एंडिंग देखने को मिल जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।